बेटा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, शेड्यूल 2 पढ़ा था, और शेड्यूल 2 में हमारा ये लिखा हुआ था कि गुड्स क्या होते हैं और सर्विस क्या होते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे शेड्यूल 2 ये वाला पॉइंट पढ़ा था कि एक्टिव पेज नंबर है बेटा, एक सेकेंड, पेज नंबर है 2.9। इंक्रीज और इंक्रीज करूं। चलिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि शेड्यूल 2 क्या होता है। शेड्यूल 2 में लिखा हुआ था कि सर्विस किसे बोलते हैं और गुड्स किसे बोलते हैं। द ट्रीटेड एज ए आइदर सप्लाई ऑफ गुड्स ए सप्लाई ऑफ सर्विस, वो शेड्यूल 2 में लिखा हुआ था। ठीक है, आज हमें पढ़ना है, हम सप्लाई की डेफिनेशन में पढ़ रहे हैं। ये बोल रहे हैं 7.2 के अंदर, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 द एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन इन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3, मतलब जिसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, मतलब वो सप्लाई नहीं बनेगी। इसको बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट। ठीक है जी, नेगेटिव लिस्ट का मतलब है जो सप्लाई नहीं बनेगा। ओके, हमने लिखा जी नेगेटिव लिस्ट। ओके, नो जीएसटी। अब हमें शेड्यूल, आज शेड्यूल 3 पढ़ना है, तो पेज नंबर 3.37 पे आओ। 3.37 अगर आपके पास पीडीएफ ओपन है नीचे होगा सर 3 पॉइंट, नहीं ये 3। शेड्यूल शेड्यूल 2 कौन से पेज नंबर पे था? 47 पे क्या मिल गया जी, ये रहा पेज नंबर 2.43 शेड्यूल 3। हाँ जी, नेगेटिव लिस्ट अंडर द जीएसटी, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3। 2.43 पेज नंबर 2.43, स्पेसिफाई एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन दिख रहा है जी, ये लिखा, विच शैल बी ट्रीटेड एज ए नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, ना तो वो गुड्स है ना ही वो सर्विस है। ठीक है जी, पहला सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा है तो वो जीएसटी के दायरे में नहीं है, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। इन द कोर्स ऑफ और एंड हिज सॉरी एंड इन द रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, उस एम्प्लॉयमेंट के अंदर वो अगर कोई सर्विसेज दे रहा है तो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, और उसके बदले वो सैलरी रिसीव कर रहा है, तो वो जीएसटी के दायरे में नहीं है जी। मतलब सैलरी के ऊपर जीएसटी नहीं है, सैलरी लेना या सैलरी देना जीएसटी में नहीं आता। एम्प्लॉय ने क्या करा, एक दिन एम्प्लॉयर को बोला कि सर मैं आपके लिए ना क्लाइंट लेकर आया हूं और उसके बदले मैं आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। ठीक है जी, एक क्लाइंट लेकर आया, एम्प्लॉयर ने इसको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया, एक्स्ट्रा पेमेंट करी। अगर वो कोई एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा है जो एम्प्लॉयमेंट में नहीं लिखा था, उसके बदले अगर कोई पैसा दे रहा है, तो वो आपका जीएसटी के दायरे में आएगा, वो सप्लाई बना देंगे। ठीक है, अब कुछ बातें पढ़ते हैं इसकी।
अभी कुछ ना एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है, देखो। अमाउंट रिसीव बाय एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑन द प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। मान लो किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट उसका टेन्योर पूरा होने से पहले ही निकाल दिया, या उसको टाइम खुद टर्मिनेट हो गया, आर ट्रीटेबल एज अमाउंट पेड इन रिलेशन टू सर्विस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब हमने बोला कोई एक्स एम्प्लॉय था हमारा, ठीक है, मतलब पुराना एम्प्लॉय, या जिसने छोड़ दिया, जस्ट एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा था, एम्प्लॉयर ने उसके बदले उसको कुछ पेमेंट करी है। सर्विसेज खत्म होने पे कौन कौन सी आती है, एक तो हमारी ग्रेजुटी हो गया, पीएफ हो गया, सब चीजें आती हैं। वो जो पैसा आपको रिसीव हो रहा है टर्मिनेशन होने पे, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। वो कह रहा है उसको भी हम क्या ट्रीट करेंगे, एज अ सैलरी, उसको भी सैलरी ट्रीट करेंगे, तो उसको भी जीएसटी नहीं लगेगा। आगे चलते हैं। पॉइंट 2, ये भी एग्जांपल में चल रही है। सर्विसेज प्रोवाइड बाय द कैजुअल वर्कर टू एम्प्लॉयर who gives the wages on the daily basis to the workers are services provided the worker in the course of employment। जो डेली वर्कर्स होते हैं, कैजुअल वर्कर्स, टेम्परेरी वर्कर्स, आपने टेम्परेरी बेसिस पे रखा, फिर उसको निकाल दिया, फिर रखा, फिर निकाल दिए, ऐसे आपके पास जो आते हैं, उनको भी, वो भी आपके एम्प्लॉयमेंट में काउंट होंगे। उनको भी आप क्या पे कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, तो वो भी आपका, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा जी। ओके, नेक्स्ट। The casual worker employed by the construction contractor for the execution of the building contract for him and the services in the course of employment। कह रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो लेबर हायर करते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर बोलते हैं, वो जो उनको जो वेजेस दी जा रही है, वो भी सैलरी के ही पार्ट में मानी जाएगी। Similarly, the casual workers employed by the security services agency for the provision of security services, सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते हैं, ठीक है, कोई 2 दिन के लिए खड़ा है, कोई 1 महीने के लिए खड़ा है, तो वो पाला पार्ट भी सर्विस सैलरी में ही काउंट होगा। टू क्लाइंट आर ऑल्सो सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो भी एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा माना जाएगा। नेक्स्ट, ओनली सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दोबारा सुनेंगे, only services that are provided by the employee to employee in the course of employment outside the realm of supply। मतलब जो उसकी एम्प्लॉयमेंट है उससे हटकर कोई सर्विसेज दे रहा हो, वो सप्लाई में काउंट होगा। However, services provided outside the ambit of the employment, हटकर कुछ काम अगर कर रहा है एम्प्लॉयर के लिए, तो फॉर कंसिडरेशन वुड क्वालिफाई एज ए सप्लाई, उसको सप्लाई बना देंगे। ठीक है, अब ये कुछ एग्जांपल है, कुछ और एग्जांपल्स है इसकी, पढ़ते जरा एक बार। फॉर एग्जांपल, द सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बाय द पर्सन टू अनदर। कह रहा है एक व्यक्ति ने कोई कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज दी है, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, आर नॉट सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कह रहा है ये एम्प्लॉयमेंट नहीं होती। मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो एक मिस्टर एक्स है, ठीक है, उसने कुछ एम्प्लॉय हायर कर रखे हैं। एक मिस्टर वाई है, इसने कुछ एम्प्लॉय हायर कर रखे हैं। अब मिस्टर एक्स जो सर्विसेज दे रहा है वो मिस्टर वाई को दे रहा है। मिस्टर वाई मैन पावर सर्विसेज सप्लाई करता था, मैन पावर की सर्विसेज देता था, ये वाला भी मैन पावर की सर्विसेज दे रहा है। अब जो मैन पावर की सर्विसेज दे रहा है मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को, ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल सप्लाई हो रही है, ना कि अपने एम्प्लॉय को कोई सर्विसेज दे रहा है या उससे कोई सर्विसेज ले रहा है। अगर कोई भी सर्विसेज प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल होगी, ठीक है, तो वो एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा नहीं मानी जाएगी। आपने मान लो किसी सप्लायर को पैसा दिया और बोला कि मैं तो सैलरी पे कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो वो सैलरी का हिस्सा नहीं माना जाएगा। कभी आप सैलरी बोल के जीएसटी बचा लो तो वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैं आप एक काम करते हो, मैन पावर सप्लाई कर रहे हो, मैं भी मैन पावर की सप्लाई कर रहा हूँ, हमने सोचा कि यार जीएसटी बचा लेते हैं, मैं आपको ऐसे सैलरी दिखा दूं, तो मैं आपको ऐसे सैलरी नहीं दिखा सकता। तो गवर्नमेंट ने उस चीज को मना कर दिया, अगर आप कोई प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल सप्लाई करते हो तो वो आपका जीएसटी के दायरे में आएगा, वो सप्लाई माना जाएगा।
ठीक है जी, मतलब सैलरी सैलरी नहीं माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। ओके, any amount paid by the employer to employee for not joining a competing business in the paid for providing the services of the forbearance and act or cannot be considered for providing the services in the course of employment। मतलब को समझो जी, मान लो मिस्टर एक्स का जो एम्प्लॉय है ये वाला, इसने बोला कि सर जो सर्विसेज आप दे रहे हो मैं भी दूंगा और आपके बगल में एक ऑफिस मैं भी खोलूंगा। ठीक है जी, अब जो ऑफिस खोलूंगा, मिस्टर एक्स ने बोला एक काम कर भाई, कुछ पैसे पकड़ मुझसे, उसने इसको कुछ दे दिए, मान लो इसको 1 लाख रुपए दे दिए कि यार मेरे बगल में ऑफिस मत खोलियो या कुछ एरिया में ऑफिस मत खोलियो। जो मिस्टर एक्स जो पैसे दे रहा है वो क्या दे रहा है, किस चीज के पैसे दे रहा है, कुछ ना करने के पैसे, फॉर बेरेंस टू नॉट टू डू, कुछ ना करने के पैसे अगर दे रहा है तो ठीक है, वो सप्लाई माना जाएगा, वो सैलरी का पार्ट नहीं है, वो सप्लाई माना जाएगा। बात क्लियर हुई? देखा ना, कैन द कैन नॉट बी कंसिडर फॉर द प्रोवाइडिंग द सर्विस इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा नहीं था, इसलिए वो सप्लाई माना जाएगा। आगे चलते हैं, शेड्यूल 2 का सेकंड पॉइंट, सर्विस बाय एनी कोर्ट, अगर कोर्ट कोई सर्विसेज दे रहा है, ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल माने भी कोर्ट होता है, स्टेब्लिश अंडर एनी लॉ, किसी लॉ के द्वारा बना हुआ है, फॉर टाइमिंग इन फोर्स एक्सप्लेनेशन द टर्म द कोर्ट्स इंक्लूड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अगर इनके द्वारा कोई सर्विसेज दी जा रही है तो उस पर सप्लाई नहीं लगेगा, मतलब सप्लाई नहीं माना जाएगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। द फंक्शंस परफॉर्म, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट 3 का ये पार्ट, द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, मेंबर ऑफ पंचायत, ठीक है, इनके द्वारा जो सर्विस दी जा रही है उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटी एंड द मेंबर ऑफ अदर लोकल अथॉरिटीज, एमएलए के द्वारा, एमपी के द्वारा, अगर इनके द्वारा कोई सर्विसेज दी जा रही है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट in the pursuance of the provision of the constitution in that capacity। यार अगर आप कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई पोस्ट होल्ड करते हो, फॉर एग्जांपल के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पीएम, ठीक है, ठीक है, सीएम हो गया, पीएम हो गया, आप अगर कोई ऐसी पोस्ट होल्ड करते हो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया, ठीक, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, आगे चलते हैं, ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज ए चेयरपर्सन और मेंबर और ए डायरेक्टर इन द बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, द लोकल अथॉरिटीज, हु इज नॉट डीम्ड एज ए एम्प्लॉय बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस क्लास। एक मिनट बेटा, हेलो सर, एंट्री करवा दूं आज? ठीक है, ओके। सर करवा दूं, हाँ, ओके ओके, हाँ 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 जी। क्या रहा है, मैं आपको फॉर एग्जांपल देता हूं, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, लेट्स सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई कंपनी है जी, ठीक है, उस कंपनी के अंदर डायरेक्टर अपॉइंट है, डायरेक्टर अपॉइंट है, अगर ये डायरेक्टर सैलरी ले रहा होता, अगर ये डायरेक्टर सैलरी ले रहा होता तो ये पहले वाले पार्ट में कवर हो जाता, पहले वाले पार्ट में कवर हो जाता। मान लो अगर ये सैलरी नहीं ले रहा, ये डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, पार्ट टाइम डायरेक्टर है, ठीक है, तो इसको जो कंपनी से जो सिटिंग फीस मिलती है वो जीएसटी के दायरे में आ रही थी, तो इन्होंने वो ऐसी कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बनाई गई है और उस कंपनी के डायरेक्टर को यहां से हटा दिया, वो सप्लाई नहीं बनाया जाएगा। बात क्लियर हुई? अगर आप किसी नॉर्मल कंपनी के डायरेक्टर और वहां पे आप सिटिंग फीस रिसीव करते हो तो आप जीएसटी के दायरे में आ जाओगे। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, क्रिमेशन, क्या होता है सर? मुर्दा घर, शमशान घाट,
ठीक है, ये वो वाली सर्विसेज है। अगर कोई सर्विसेज दी जा रही है मोस्टली इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज्ड, शव वाहन, शमशान घाट के द्वारा दी जाने वाली सब सर्विसेज वो भी जीएसटी के दायरे में नहीं है। जाने वाले को शांति से जाने दिया जाए, ठीक है जी। हाँ, तो शमशान घाट की सर्विस के ऊपर भी जीएसटी नहीं है। शव वाहन सुन रखा है, शव वाहन में शव को ले जाता है, उस पर भी जीएसटी नहीं है। सेल ऑफ द लैंड सब्जेक्ट टू द पैराग्राफ 5B ऑफ द शेड्यूल 2, सेल ऑफ बिल्डिंग। मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था जब मैंने आपको शेड्यूल 2 पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कोई भी पैसा कंप्लीट होने के बाद लिया है, पूरा का पूरा पैसा, मान लो 8 के 8 लाख आपने बाद में लिया, कंप्लीट होने के बाद में लिए, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, नो जीएसटी। अगर आपने कंप्लीट होने से 1 रुपया भी अगर आपने पहले ले लिया तो पूरे अमाउंट पे जीएसटी लग जाएगा। तो ये वाला पार्ट हमने पढ़ा था और वो क्या मान जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, ठीक है। तो जो ऊपर वाला पार्ट था इन्होंने दोबारा से इसी पॉइंट को कवर करा है कि नो जीएसटी वाले को। कह रहा अगर आपने कोई सेल ऑफ लैंड करा है उस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, द नेगेटिव लिस्ट में, सिर्फ एक्सप्लेन करा है, वो पहले भी कवर करा था फिर से कवर कर देना, ठीक है। लास्ट पॉइंट, एक्शनेबल क्लेम्स। अगर याद हो आपको गुड्स में लिखा हुआ था कि मूवेबल इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, तो वहां पर सारे के सारे एक्शनेबल क्लेम्स इंक्लूड हो गए थे। एक्शन होना, उसके बदले कुछ क्लेम होना, वो सब इंक्लूड हो गए थे। तो इन्होंने क्या करा, इनको सारे एक्शनेबल क्लेम्स इंक्लूड नहीं करने थे, सिर्फ 3 इंक्लूड करने थे, ठीक है जी। जैसे कि एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, कह रहा है एक्शनेबल क्लेम्स पे जीएसटी नहीं लगेगा, वो सप्लाई नहीं बनेगा। किसको छोड़ के, लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग, मतलब लॉटरी पे, बैटिंग पे और गैम्बलिंग पे जीएसटी लगेगा, वो सप्लाई बना देंगे। हाँ जी, शर्तें लगाना, सट्टा जुटा, सट्टा जुआ, ठीक है जी। वहां पे वही तो बताता, जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहां पे पढ़ा था कि वहां इंक्लूड हो गया था, लेकिन इन्होंने यहाँ पे दोबारा से उसको एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है। आओ पढ़ते दोबारा जरा। Actionable claims are specifically includes the terms in the definition of the goods। जब हमने गुड्स में पढ़ा था तो वहां पे लिखा था कि इंक्लूड्स लिखा था वहां पे, कह रहा actionable claims and goods the given the under the heading the relevant definitions। However, the paragraph of the schedule 3 specifically exclude the actionable claims other than lottery, betting, gambling। उसके अलावा सबको वो एक्सक्लूड करता है, हटा देता है from the ambit of this definition of the supply, क्योंकि the joint reading of this said provision implies that, हम दोनों को इकट्ठा करके पढ़ते हैं। वहां पे हमने पढ़ा था तो ये समझ में आ रहा था कि सब पे लगेगा, अब यहां पढ़ के हमें समझ में आ गया कि किस पे लगेगा सर, लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग में। इंश्योरेंस पे नहीं लगेगा। मान लो आपका एक्सीडेंट हुआ और बाइक का एक्सीडेंट हुआ और बाइक को एक्सीडेंट के बदले इंश्योरेंस मिल गया, तो उसके ऊपर जीएसटी अब नहीं लगेगा, ठीक है। जब हमने गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी तो पढ़ के लग रहा था कि वो लग सकता है, ठीक है, लेकिन अब नहीं। ओके, यहाँ पे सबसे लिखा हुआ है ओनली लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग आर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ, सॉरी ट्रीटेड एज सप्लाई। All other actionable claims are outside the ambit of the definition of supply। अभी कुछ examples दे रहा है। The sum of other examples of the actionable claims, right to recover the insurance money, claim for arrears of rent। आपने बिल बना के दिया, रेंट का बिल बना के दिया, वहीं देखो मैं दिखा रहा हूं, आपने रेंट का बिल बना के दे दिया, जब बिल बनाया आपने उस पर जीएसटी लगा दिया, ठीक है, लेकिन वो पैसा 2 साल के बाद आ रहा है आपके पास, जब पैसा आएगा तब जीएसटी नहीं लगाओगे, एरियर्स आ रहे हैं, बिल बनाया तब जीएसटी लग गया था ना एक बार, तो बार बार जीएसटी नहीं लगेगा, तो वही मना कर रहा है। एग्जांपल दे रहा है, क्लेम ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट, क्लेम फॉर फ्यूचर रेंट इफ दीज कैन बी असाइंड, unsecured loans, unsecured debentures, bill of exchange, promissory note, bank guarantee, fixed deposits। ये सब क्या होता है, आपने इसको फिक्स डिपॉजिट कराया, जब आप उसको रिडीम कराओगे आपका पैसा वापस मिलेगा, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है जी। तो उन्होंने पूरा पूरा से क्लियर करा है। तो यहाँ पे हमारा शेड्यूल 3 खत्म हो गया, 6 पॉइंट हमारे खत्म हो गए। अच्छा, एक और चीज, ये बार बार
इसको क्यों बोलते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस? हम गुड्स को और सर्विस में क्यों डिफाइन कर रहे हैं? क्योंकि हर आइटम के लिए कोड होता है, ठीक है। गुड्स के लिए कोड होता है HSN और सर्विस के लिए होता है SAC, सर्विस अकाउंटिंग कोड, और इसके लिए होता है हार्मोनिक सिस्टम न्यूमेरिक कल्चर, ठीक है। तो अलग अलग कोड्स होते हैं। अब जैसे अपने सेल ऑफ बिल्डिंग करा है, वो गुड्स नहीं है, वो सर्विस है, तो आपको उसको कहां पे ढूंढोगे? SSC कोड्स में ढूंढोगे। बस समझ मारिए, इसलिए हम उसको डिफाइन कर रहे थे कि गुड्स क्या होता है और सर्विस क्या होती है, ठीक है। आ जाओ जी वापस पेज नंबर, अब बेटा पूरा चार्ट बनाएंगे वापस सारा का सारा। हाँ शुरू से पेज नंबर 2.9 पे आ जाओ फटाफट से। क्या? SAC, सर्विस अकाउंटिंग कोड, SAC जी। पेज नंबर 2.9 पे आ जाओ जी दोबारा। अब डेफिनेशन को पूरा कर लेते बेटा। देखो जी सप्लाई में क्या लिखा हुआ था? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म सप्लाई ऑफ सेल एक्सचेंज, पढ़ा था, ठीक है। कंसिडरेशन होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। आगे फिर हमने शेड्यूल 1 पढ़ा था। शेड्यूल 1 में लिखा हुआ था विदाउट कंसिडरेशन। शेड्यूल 2 में लिखा हुआ था गुड्स क्या होते हैं, सर्विस क्या होते हैं, पेज नंबर 2.37 पे, ठीक है। ये हमने शेड्यूल 3 पढ़ा है, पेज नंबर 2.43 पे, 2.43 पे, ठीक है। जिसको और बी पार्ट में लिखा हुआ है इसके सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 सब क्लॉज बी, such activities or transaction undertaken by the central government, state government or any local authorities in which they are engaged as a public authority as may be notified by the government on the recommendation of the council। कह रहा है ऐसी कोई एक्टिविटी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटीज इन्वॉल्व है एज ए पब्लिक अथॉरिटीज के तौर पे। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे डिपार्टमेंट हो गए, ठीक है। आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हो, वो वाला डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। ESI डिपार्टमेंट हो गया, PF डिपार्टमेंट हो गया, जहां पे गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व एज ए पब्लिक अथॉरिटी में, कह रहा है उनको नोटिफाइड किया गया है और वो भी GST के दायरे में नहीं है, वो भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्लियर हो गया सर? तो वो सारी गवर्नमेंट एक्टिविटीज को हम पढ़ेंगे, एग्जम्पशंस में पढ़ेंगे हम, ठीक है। आगे एक छोटा सा लिखा हुआ है, कह रहा है शैल बी ट्रीटेड एज ए नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। ना ही तो गुड्स मानेंगे ना ही सर्विस मानेंगे, ठीक है जी। अब इन्होंने ये अपने पास पावर रख रखी है, 3 में पावर रख रखी है, सब्जेक्ट टू द सबसेक्शन 1A और 2 द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल स्पेसिफाई द नोटिफिकेशन ट्रांजैक्शन आर ट्रीट एज ए। अभी पढ़ना देखो क्या लिखा हुआ, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉट ए सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस एंड नॉट ए सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या हमारे पास पावर है, इनमें से किसी को भी गुड्स को बोल सकते हैं कि वो सर्विस है और सर्विस को बोल सकते हैं वो गुड्स है। कह रहा है हमारे पास पावर है। बात क्लियर हुई? चलिए हमारी जी क्लास 5 ओवर हो गई। नेक्स्ट क्लास में हमें पढ़ना है रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये हम क्लास 6 में पढ़ेंगे, ठीक है जी। आज हमारा सप्लाई का डेफिनेशन चैप्टर का सप्लाई खत्म होती है। अब हम इसमें एक और आएगा हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी। बाय बाय। जी हाँ सारी वीडियोस इसमें